एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स हैं, सबसे पहली एप्लीकेशन है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी कौन सी होती है? रेडियोथेरापी में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होता है, ठीक है ना। सबसे पहले में रेडियोथेरापी पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होता है। इसमें क्या होता है? रेडियोथेरापी में 3 आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं, फास्फोरस 32, स्ट्रोंशियम 90 और कोबाल्ट 60। स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, स्ट्रोंशियम SATRONSIUM, स्ट्रोंशियम 90, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। अब फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 जो सा है, ये क्या करता है? ये इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेडिएशंस। ये क्या करते हैं? ये दोनों जो से होते हैं, ये बीटा रेडिएशंस कम खारिज करते हैं, इसलिए ये स्किन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से कोबाल्ट 60 है, ये 70% तक यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 जो सा है, ये कैंसर में 70% तक यूज़ होता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? लैरिंगाइल कैंसर में, यानी कि लैरिंग्स में एक कैंसर होता है, यानी कि जो उनसे हमारी खुराक की नाली होती है ना, उसके ऊपर थोड़ा, उसके खुराक की नाली के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं लैरिंग्स। उसमें कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और उस पर हम क्या करते हैं? इमिट स्ट्रॉन्ग, ये क्या करता है? खारिज करता है स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग गीमा रेडिएशंस, यानी कि पेनिट्रेटिंग तेज़ी से गीमा रेडिएशंस खारिज करता है, जो उनसी मजबूत तेज़ी से चलने वाली गीमा रेडिएशंस को खारिज करता है, ठीक है ना। कोबाल्ट 60, ठीक है। और ये लैरिंगाइल में होता है, लैरिंगियल कैंसर, यानी कि लैरिंग्स में खुराक की नाली से ऊपर जो सा थोड़ा सा हिस्सा होता है, उसे कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है ना। लैरिंग्स में कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है कोबाल्ट 60, ठीक है। और फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 जो उनसे हैं, ये स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये स्किन को हाईली बीटा पार्टिकल्स, ठीक है ना, स्किन को हाईली बीटा पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती, बीटा रेडिएशन की, यानी कि ये लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस को खारिज करते हैं, ठीक है ना, जो स्किन को नुकसान नहीं देता। इमिट फिर ओके हो गया, समझ आ गई, ये इसका इस्तेमाल है। आगे है जी आर्कायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। इसमें क्या होता है? इसमें डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड स्टोन्स, यानी कि जो उनसे मरे हुए मुर्दा पौधे होते हैं, मुर्दा जानवर होते हैं और पत्थर होते हैं, उनकी उम्रें मालूम करने के लिए जो उनसे आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें सबसे एक है जी कार्बन 14, ठीक है ना। एक होती है जी कार्बन डेटिंग और एक होती है जी ये वाली रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग में क्या होता है कि इसमें एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है आर्गोन यूरेनियम, इसकी हमने लाइफ मालूम करनी होती है। कोई से भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हमने ठीक है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कोई सा भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसकी हमने लाइफ मालूम करनी है हाफ लाइफ की मदद से। अब आप आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है? एज डिटर्मिनेशन मेथड होता है, हाफ लाइफ ऑफ रेडिएशन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए जो उनका इस्तेमाल होता है ना, उसे कहते हैं जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। बस आपने ये याद रखना है कि हाफ लाइफ आगे जाके पढ़ना है आपने 10वीं में, ठीक है ना, 10वीं में है ये हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आर्गोन और यूरेनियम दो हैं ये, हाँ, कोई सा भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो सकता है। ये दो मैंने इसलिए जिक्र किए हैं क्योंकि ये कॉमन है, आर्गोन और यूरेनियम। अगर मिसाल के तौर पर आर्गोन की हमने उम्र मालूम करनी है तो हम वो किससे मालूम करेंगे? किस मेथड से? हाफ लाइफ मेथड, ठीक है ना। और इस अमल को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, ठीक है। फिर कार्बन डेटिंग में क्या होता है? कार्बन डेटिंग में हम क्या करते हैं कि ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल फॉसिल्स हैं, ठीक है ना, उसमें हम, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर पुराने जो उनसे, ठीक है ना, पुराने जो उनसे कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनमें जो उनसा कार्बन होता है, ठीक है ना, उनकी एज मालूम करने के लिए हम कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डेटिंग कहलाता है, कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है कि ऐसे, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स में अक्सर कार्बन ही पाया जाता है ना,
उस कार्बन को मापने के लिए कार्बन 14 मैयर, उस कार्बन 14 को मैयर किस अमल से करते हैं, उसमें जो सा कार्बन 14 होगा उसको मैयरिंग करेंगे। उसको मैयरिंग करने के बाद जो सा जवाब आएगा वो कार्बन डेटिंग के अमल के ज़रिए आएगा। ओके, समझ आ गई। ये है जी ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। इसमें क्या होता है, आयोडीन 131 है, ठीक है। ये डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड, यानी कि थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना। उसमें गिल्लड़, गर्दन होती है ना, गर्दन में गिल्लड़ की बीमारी होती है, गर्दन फूल जाती है। उसको डायग्नोस करने के लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह ये टेक्टिनम है, टेक्टिनम आइसोटोप, ठीक है ना। ये बोन ग्रोथ, इनके बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ठीक है ना, उसकी बोन ग्रोथ को मॉनिटर रखने के लिए, यानी कि मॉनिटर करने के लिए, उसकी बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि कैसे बड़ी हो रही है, टेक्टिनम आइसोटोप इस्तेमाल होता है। चौथा है जी केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है जी कार्बन 14। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का अमल है कार्बन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस अमल के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। उन मराहिल को डिटेक्ट करने के लिए जो सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं जी कार्बन 14। कार्बन 14 जो सा होता है ये फोटोसिंथेसिस के तमाम केमिकल रिएक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन 14, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। फिर इसी तरीके से ठीक है ना, एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, यानी कि पावर जनरेशन, बिजली में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ये है यूरेनियम 235-92 प्लस न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, ठीक है ना, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है यूरेनियम पर। तो बैरियम बनाता है, बैरियम 139-56, फिर प्लस क्रिप्टॉन 94-36, फिर प्लस 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं और प्लस एनर्जी। ये एटॉमिक एनर्जी जो सी होती है ना, ये वाटर को स्टीम में तब्दील होती करती है। स्टीम ड्राइव्स करता है टरबाइन को। अब टरबाइन जब घूमती है तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये कौन सा तरीका है ना एटॉमिक एनर्जी का, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही नाइस तरीका है फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, फ़ायदे के लिए, यानी कि ये फ़ायदा दे रहे हैं ना, एडवांटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, समझ आ गई। कुछ भी नहीं है, आपने इसमें क्या करना है, मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आपने रेडियोथेरापी कैसे याद करनी है, पहले तो इसका नाम याद करना है कि रेडियोथेरापी है, ठीक है। उसके बाद ये 3 आइसोटोप याद करने हैं और बस ये बताना है कि फास्फोरस रेडियोथेरापी क्या है। आपने ये 3 आइसोटोप लाजमी तैयार करने हैं। फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 जो सा है ये स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, और कोबाल्ट 60 जो सा है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है लैरिंगाइल कैंसर, यानी कि लैरिंग्स के कैंसर के इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। 70% इसका यूज़ होता है, बस ये बताना है। अब उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, यानी कि ज़मीन पर कौन कौन से यूजेस हैं इसके, बस आपने ये याद रखना है इसमें कि इसमें दो यूजेस हैं। इसमें 2 बातें हैं, कार्बन डेटिंग और एक होती है जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। 2 डेटिंग्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग और कार्बन डेटिंग। इन दोनों की तारीफ़ें पक्की याद करनी है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क भी पूछ सकता है। कार्बन डेटिंग क्या है, हमें पता है कि कार्बन डेटिंग क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन 14 की मिकदार को मेजर करना होता है कार्बन डेटिंग में, कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, तेल है, गैस है और कोई सा भी ठीक है ना फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, ठीक है, उसमें कार्बन ज़रूर मौजूद होगा। उस कार्बन का एक आइसोटोप होगा कार्बन 14। उसको मेजर करने के लिए जो सी अमल इस्तेमाल होगा ना उसे कहेंगे कार्बन डेटिंग। और इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग में क्या होता है, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप की लाइफ मालूम करते हैं, उसकी पूरी लाइफ नहीं मालूम करते हैं, उसकी हाफ़ लाइफ मालूम करते हैं हाफ़ लाइफ मेथड के ज़रिए, कि हाफ़ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बस आपने ये लिखना है कि एज डिटर्मिनेशन मेथड्स 2 हैं, ठीक है ना, ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है, और उनकी तारीफ़ बता देनी है कि ये हाफ़ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़, ठीक है ना, आर्गोन यूरेनियम, ये दोनों आइसोटोप्स ही हैं। अगर इन दोनों की उम्रें फाइंड करनी है कौन से किससे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल, गैस की में कार्बन 14 की मिकदार पता करनी है तो कार्बन डेटिंग से,
कुछ भी नहीं है इसमें। फिर उसके बाद ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। सबसे पहली बात ये हाइड्रोजन लाजमी याद करनी है कि ट्रेसर डायग्नोस करते हैं जी मेडिसिन के ज़रिए, यानी कि जो उनसी दवाइयाँ हैं उसमें कैसे ये यूज़ हो रहा है। ये जो उनसे आइसोटोप जो उनसे हैं आयोडीन 131 है, ये गिल्लड़ की बीमारी को तशखीस देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से टेक्टिनम आइसोटोप है, ये बोन ग्रोथ बच्चे में जो उनसी बोन ग्रोथ हो रही होती है उसको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होता है। बस ये 2 लिखना है। और फिर केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इनके केमिकल रिएक्शन को जितने भी मराहिल होंगे केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, फिर उसके बाद और भी बहुत से रिएक्शंस हैं, उनमें मराहिल की तशखीस करने के लिए सबसे पहले उसने एग्जांपल दिया है कि फ़ोटोसिंथेसिस में जितने भी मराहिल होते हैं, ये एक मरहला होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लाइट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। ये डिटेक्ट किसने किया है? ये कार्बन 14 ने किया है। ओके हो गया, यानी कि डिटेक्शन, ये क्या है? डिटेक्शन आइसोटोप है। ये डिटेक्ट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ओके हो गया, समझ आ गई। अब एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन में हमने से साफ सीधी सी बात है कि ये रिएक्शन लिखना है। इसमें यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की जो उनसे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है उसकी बौछार करनी है, और बैरियम 13956, क्रिप्टॉन 9436, न्यूट्रॉन के 3 न्यूट्रॉन बनेंगे और एटॉमिक एनर्जी यूज़ होगी। अब एटॉमिक एनर्जी जो सी बाहर निकलेगी ना, वो वाटर को स्टीम में बदलेगी, स्टीम टरबाइन को चलाएगी, टरबाइन आगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी। यही है बस, और क्या है? कुछ भी नहीं है। बैरियम हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ठीक है ना, जौन सा ये कोई सा भी एलिमेंट होगा ना, उसके ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा? उसके ऊपर होगा मैस नंबर, उसके नीचे होगा एटॉमिक नंबर। ओके, ये मैं फिर से आपको बता दिए। ये लो जी, ये एंड हो गया चैप्टर नंबर 2। ओके।